हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम यानी तंत्र के गुण के बारे में पढ़ा था। तंत्र के गुण दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ एवं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ वे प्रॉपर्टीज़ जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करके तंत्र के गुण या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। पदार्थ की प्रकृति अर्थात जल एवं अल्कोहल दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ठीक है, तो ये गुण जो हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़, जिन्हें गहन गुण भी हम कहते हैं, ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आज हम इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अर्थात जो विस्तीर्ण गुण हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो गहन गुण यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। कैसे कन्वर्ट होती हैं? यदि जो पदार्थ है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा है, उसका हम इकाई मान लें, उसको हम यूनिट मान लें, यूनिटी मान लें, तो क्या होगा, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए, जैसे मास है ना, द्रव्यमान, किसी भी तंत्र का मास जो है वो मास यानी द्रव्यमान तंत्र के अमाउंट पर निर्भर करता है, यानी कितना हमारा केमिकल सब्सटेंस है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा, अमाउंट कम होगा तो उसका मास यानी द्रव्यमान कम होगा। तो यदि इस द्रव्यमान को हम आयतन से डिवाइड कर दें यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, यानी आयतन को इकाई मान लें, तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। क्या बन जाएगा? डेंसिटी यानी घनत्व, अर्थात घनत्व बन जाएगा। और घनत्व क्या होता है? किसी भी तंत्र की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी गहन गुण होता है। गहन गुण घनत्व, जैसे वाटर एवं अल्कोहल हमने ले लिया, तो वाटर का घनत्व किसी निश्चित ताप पर अलग है और अल्कोहल का निश्चित ताप पर अलग है। इसी तरह से सरसों का तेल ले लिया और बेंजीन ले ली, बेंजीन और सरसों के तेल का भी घनत्व अलग अलग है। अर्थात यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रही हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पदार्थ के अमाउंट पर यानी मात्रा पर निर्भर कर रही हैं। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास, और इसको यदि इकाई आयतन से हम डिवाइड कर दें यानी आयतन कितना ले लें, इकाई ले लें किसी भी पदार्थ का, तो वह किस में चेंज हो जाएगा? डेंसिटी यानी घनत्व में चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास जो है वो घनत्व में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम क्या है? अगर पदार्थ ज़्यादा है तो उसका आयतन भी ज़्यादा होगा, और यदि पदार्थ का अमाउंट कम है तो उसका आयतन भी कम होगा। अब इस वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड करने, यानी कि मास को कितना ले लें? इकाई ले लें। द्रव्यमान को कितना ले लें? इकाई ले लें। तो इकाई द्रव्यमान का आयतन क्या बन जाता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी विशिष्ट आयतन बन जाता है। ठीक है, और विशिष्ट आयतन ये एक कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अर्थात वॉल्यूम जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी उसको हम मास से यदि डिवाइड कर दें यानी मास को यूनिट ले लें, यूनिट द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान का जो आयतन है वो ले लें, तो वो क्या बन जाएगा? विशिष्ट आयतन, अर्थात इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम। इसी तरह से हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। तो पदार्थ अगर कम होगा तो उसको कम ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ेगी,
1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, और यदि पदार्थ बहुत ज़्यादा होगा तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें ऊष्मा की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए होगी। अर्थात ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है, ऊष्माधारिता है, वह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अब यदि उसी पदार्थ को इकाई द्रव्यमान ले लें, उसी पदार्थ का द्रव्यमान कितना ले लें, उसकी मात्रा कितनी ले लें, यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान ले लें, यानी द्रव्यमान से इसको हीट कैपेसिटी को हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमें क्या मिल जाता है, स्पेसिफिक हीट मिल जाती है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा मिल जाती है। अर्थात हीट कैपेसिटी जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अतः विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्पेसिफिक हीट कहलाती है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ हमने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को यूनिट कर दिया, अर्थात पदार्थ की मात्रा को इकाई मान लिया। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा को इकाई मान लेते हैं तो ये स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा बन जाती है, और पदार्थ की मात्रा को यहाँ निर्धारित नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह हीट कैपेसिटी होती है, अर्थात एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रही है, और विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रही है, क्योंकि द्रव्यमान हमने इकाई ले लिया। ठीक है, द्रव्यमान से हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसलिए यह कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई। इसी तरह से फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की यूजेबल एनर्जी है ना, किसी भी सिस्टम की जो फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कि यूजेबल, जिसको हम यूज ले सकें, जिसको किसी उपयोगी काम में लाया जा सके, वह एनर्जी क्या कहलाती है, फ्री एनर्जी कहलाती है। जैसे केमिकल एनर्जी भी फ्री एनर्जी होती है। तो ये फ्री एनर्जी अगर सिस्टम में अगर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर सिस्टम में पदार्थ की मात्रा कम है तो उसकी फ्री एनर्जी भी कम होगी। और यदि इसी फ्री एनर्जी को हम उसके मोलर मास यानी कि इकाई द्रव्यमान से डिवाइड कर दें, अर्थात मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो यह फ्री एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल पोटेंशियल यानी कि रासायनिक विभव में परिवर्तित हो जाती है। यह फ्री एनर्जी अर्थात केमिकल एनर्जी पर मोल हम इसको कह देंगे, या फ्री एनर्जी पर मोल हम क्या बताएंगे, केमिकल पोटेंशियल बन जाती है। अगर फ्री एनर्जी को हम 1 मोल से डिवाइड कर देते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं, तो वह फ्री एनर्जी किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, केमिकल पोटेंशियल यानी रासायनिक विभव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात रासायनिक विभव एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और फ्री एनर्जी यानी कि मुक्त ऊर्जा जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे यानी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रही है। और इसी फ्री एनर्जी को हम अगर रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्या कह दें कि 1 मोल पदार्थ की फ्री एनर्जी, 1 मोल पदार्थ की फ्री एनर्जी क्या कहलाएगी, ये केमिकल पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी है वो तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो फ्री एनर्जी पर मोल है वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, यानी रासायनिक विभव है। तो इस प्रकार से हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से विभाजित यानी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारे कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं वो हमने पढ़े हैं कि कोई प्रोसेस क्या होता है, उष्मागतिक प्रक्रम क्या होते हैं। उष्मागतिक प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिनमें कोई ऑपरेशन के दौरान, किसी संक्रिया के दौरान यदि किसी सिस्टम का इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में चेंज हो जाए, अर्थात स्टेट ऑफ द सिस्टम, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो वह प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और यह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उष्मागतिक प्रक्रम जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोपाइस्टिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि समायतनिक प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम, पथ
एंड लास्ट होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा फिर से इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं। आइसोथर्मल, जैसा कि नाम बता रहा है, आइसो मतलब सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर, यानी ऐसे प्रक्रम जिनके दौरान तंत्र का तापक्रम कांस्टेंट रहे। तंत्र का तापक्रम कांस्टेंट रहेगा तो तापक्रम में जो परिवर्तन है dt वो क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। और चूंकि आंतरिक ऊर्जा, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा भी ताप का फलन होती है, अर्थात ताप पर निर्भर करती है, इसलिए चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी dE भी जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए समतापीय प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिनके लिए टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होता है, चेंज इन टेम्परेचर यानी dt का मान जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान भी जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो कोई प्रक्रम है, ऊष्मागतिक प्रक्रम है और उसमें ऊष्मा निकल रही है यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, अर्थात एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी तो तंत्र का ताप बढ़ेगा। परंतु हमारा प्रोसेस क्या है, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस रखना है, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ताप को कांस्टेंट रखने के लिए जो अतिरिक्त ऊष्मा जो रिलीज हुई, वो रिलीज्ड ऊष्मा जो है वो तंत्र किसको दे देगा, सराउंडिंग को दे देगा। ठीक है, परिपार्श्विक को दे देगा। इस प्रकार से तंत्र का तापक्रम नियत बना रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। इसी तरह से यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो ऊष्माशोषी प्रक्रम में क्या होगा, जो ऊष्मा तंत्र के द्वारा कोई वो प्रक्रम जो कि ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तंत्र से, तो तंत्र का टेम्परेचर कम हो जाएगा, परंतु तंत्र का ताप तो नियत रखना है। कितना रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या करेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जितनी ऊष्मा उस प्रोसेस ने तंत्र से अवशोषित की थी उतनी ही ऊष्मा तंत्र क्या करेगा, सराउंडिंग से अवशोषित कर लेगा, यानी कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग, ताकि तंत्र का तापक्रम नियत बना रहे। तो इस प्रकार के प्रोसेसेस आइसोथर्मल प्रोसेसेस कहलाते हैं। फिर हम आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेसेस पे। एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि ऐसे प्रक्रम जो कि इंसुलेटेड जैकेट यानी कि उष्मारोधी जैकेट में या उष्मारोधी वेसल में यानी कि पात्र में संपन्न होते हैं। तो उष्मारोधी यानी उष्मा का अवरोध, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, उष्मा का विनिमय नहीं होगा, और हीट का उष्मा का विनिमय नहीं होगा तो उष्मा का मान कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज इन क्यू कांस्टेंट है हीट, और चेंज इन क्यू यानी डी उष्मा में परिवर्तन का मान कितना होगा, जीरो होगा। अर्थात वे प्रोसेसेस जिसमें तंत्र के द्वारा ना तो उष्मा को अवशोषित किया जाता है ना ही उत्सर्जित किया जाता है, यानी उष्मा का मान नियत बना रहता है, वे प्रोसेसेस कहलाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। अब प्रक्रम हमारा रुद्धोष्म है, परंतु अगर प्रोसेस रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। एक्सोथर्मिक यानी उष्मा क्षेपी प्रक्रम हो गया। उष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा तो उष्मा रिलीज होगी, उष्मा निकलेगी तंत्र से, और उष्मा निकलेगी है ना, उष्मा रिलीज होगी तंत्र में। ठीक है, तो उष्मा रिलीज होगी तो तंत्र क्या करेगा, अब उष्मा को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, रिलीज्ड एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, इस कारण तंत्र का ताप बढ़ जाएगा। क्या होगा, देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। इसी प्रकार से यदि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई है ना, एडियाबेटिक प्रोसेसेस में कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक यानी कि उष्माशोषी रिएक्शन संपन्न हो गई, उष्माशोषी संपन्न हो गई, तो तंत्र का टेम्परेचर, क्योंकि उष्मा में कमी हो गई इसलिए तंत्र का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए एडियाबेटिक प्रोसेसेस। और नेक्स्ट प्रोसेसेस आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रक्रम जिनके दौरान किसी तंत्र का दाब नियत रहे, दाब का मान क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दाब का मान कांस्टेंट कैसे रहेगा, दाब का मान कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर यानी डीपी, चेंज को क्या कहते हैं, डी,
और प्रेशर P, तो चेंज इन प्रेशर का मान कितना हो जाएगा 0, यानी तंत्र के दाब के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो कि हमारे वायुमंडल में होती हैं यानी खुले पात्र में होती हैं, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? वो रिएक्शंस कहलाती हैं आइसोबारिक प्रोसेसेस यानी कि समदाबीय प्रक्रम। खुले पात्र में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हम किसी भी रिएक्शन को अगर खुले पात्र में करते हैं, बिना ढके करते हैं, तो वो रिएक्शंस होती हैं आइसोबारिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, हमारा 1 मोल वाटर हमने ले लिया, 1 मोल जल ले लिया, और कितने ताप पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री टेम्परेचर पर हमने जल ले लिया, और उसका हम कन्वर्जन करा रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। किस में परिवर्तित कर रहे हैं? 1 मोल वाटर वेपर्स में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी गैशियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं। प्रेशर वही है 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर, क्योंकि हम 1 वाटर वेपर बन गई है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात 1 मोल जल का 1 मोल भाप में वायुमंडलीय दाब पर परिवर्तन क्या कहलाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है, अर्थात समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। तो ये वही प्रक्रम है कि 1 मोल हमारा पानी है, H2O है, लिक्विड स्टेट में है, और उसको हम 1 मोल पानी को हम गैशियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, यानी वाटर वेपर्स में चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ, और वाटर वेपर्स में चेंज कर दिया तो टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। परंतु यह प्रक्रम खुले पात्र में हो रहा है, अर्थात दाब कितना हो गया इस सिस्टम का? दाब इस प्रोसेस में दाब हो गया 1 एटमॉस्फेयर दाब। तो 1 एटमॉस्फेयर दाब पर यह प्रक्रम संपन्न हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेसेस। आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक प्रक्रम, वे प्रक्रम जिनके दौरान तंत्र का आयतन नियत बना रखे। तंत्र का आयतन नियत यानी तंत्र का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तंत्र का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और तंत्र का वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम, dV का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बॉम्ब कैलोरीमीटर हमने सुना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो दहन होता है, पदार्थ का दहन होता है, वो एक सम आयतनिक प्रक्रम होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, सम आयतनिक प्रक्रम का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में किसी भी पदार्थ का जो दहन की प्रक्रिया होती है, कंबशन होता है केमिकल सब्सटेंस का, वो हमेशा कैसा होता है? आइसोकोरिक यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम होता है। तो ब्रीफ में हम देखेंगे कि हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T या dt का मान 0 है, अर्थात तंत्र की जो वॉल्स हैं, यानी तंत्र जिस वेसल में रखा हुआ है, पात्र में रखा हुआ है, वो ताप की सुचालक वॉल्स हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो, क्योंकि हीट जो है, हीट रिलीज्ड जो होती है वो एक्सचेंज हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर हमने पढ़ा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी तंत्र से हीट का एक्सचेंज संभव नहीं है। ठीक है, तंत्र और परिपार्श्विक में हीट का एक्सचेंज संभव नहीं है, अर्थात एडियाबेटिक वॉल यानी ऐसे हम उसमें पात्र में रखते हैं तंत्र को जो कि इंसुलेटेड होता है, अर्थात ताप का कुचालक होता है। फिर हमने पढ़ा आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि समदाबीय प्रक्रम, जिसमें कि तंत्र के दाब का मान नियत था और चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा P का मान 0 है, अर्थात पिस्टन इज फ्री टू मूव, अर्थात जो दाब है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और फिर हम आते हैं समायतनिक प्रक्रम पे। समायतनिक प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जिसमें तंत्र के आयतन का मान नियत यानी कांस्टेंट रहता है और चेंज इन वॉल्यूम का मान 0 होता है। ठीक है, तो हमारे जो ये प्रोसेसेस हैं, ये चारों प्रोसेसेस हमने इसको चित्र के द्वारा समझ लिया है डायग्राम से। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, 5th पे, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जो विभिन्न इनिशियल स्टेट से, प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट होते हैं, प्रारंभिक अवस्था से स्टार्ट होकर विभिन्न
प्रोसेसेस से गुजरते हुए, विभिन्न माध्यमिक प्रोसेसेस से गुजरते हुए पुनः अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएं। ठीक है, देखो ए से स्टार्ट हुआ, बी पर पहुंचा, बी से वापस स्टार्ट बी पर पहुंचा और बी से सी पर पहुंचा और सी से पहुंचकर वापस ए यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार एक चक्र बन जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेसेस को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो मतलब यही हुआ कि जब एक सिस्टम्स अपनी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर विभिन्न प्रोसेसेस से गुजरकर, विभिन्न प्रक्रमों से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस कहलाते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए किसी भी तंत्र की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा का मान कांस्टेंट रहता है और आंतरिक ऊर्जा का मान कांस्टेंट होने के कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी DE का मान 0 होता है। इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी का मान भी कांस्टेंट होता है, अतः चेंज इन एंथैल्पी अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन भी 0 होता है। नेक्स्ट प्रोसेसेस आते हैं पाथ्स। पाथ्स में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस है उसके दौरान जिस पथ को हम फॉलो करते हैं उसको हम पथ या पाथ कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हमारे पास एक मोल जल है, एक मोल जल जो है वो लिक्विड स्टेट में है और इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमें इस एक मोल जल को विभिन्न माध्यमिक अवस्थाओं के द्वारा कहाँ तक पहुँचाना है, एक मोल जल को वेपर स्टेट में पहुँचाना है जिसका टेम्परेचर कितना हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एक मोल जल को ले लिया जिसका तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने इसको क्यू ऊष्मा दी। क्यों ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने से इस एक मोल जल का तापक्रम कितना हो गया 25 से बढ़कर 50 हो गया। ठीक है, और फिर से हमने इसको फिर से और ऊष्मा दी और ऊष्मा देकर इसका टेम्परेचर कितना कर दिया 75 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। फिर तंत्र ने और ऊष्मा अवशोषित की और ऊष्मा अवशोषित करके तंत्र का तापक्रम कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद फाइनल स्टेप क्या हुआ कि तंत्र जो H2O जो हमारा जल था वो लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो गया, वेपर स्टेट यानी गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट से हमने प्रारंभ किया, प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न माध्यमिक अवस्थाओं से गुजरते हुए, कौन सी माध्यमिक अवस्था, ए अवस्था, बी अवस्था और सी अवस्था से गुजरते हुए हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रक्रम में हमने जिन जिन पाथ्स को फॉलो किया उसको क्या कहते हैं, पाथ, है ना। जिन जिन इंटरमीडिएट स्टेट्स को फॉलो किया यानी जिन जिन माध्यमिक अवस्थाओं से हम गुजरे, ए बी सी से, इनिशियल स्टेट से प्रारंभ करके माध्यमिक अवस्था ए, माध्यमिक अवस्था बी और माध्यमिक अवस्था सी को फॉलो करते हुए से गुजरते हुए हम अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। तो यह जो इस दौरान हमने जहाँ जहाँ हम पहुँचे और जिस जिस माध्यमिक अवस्थाओं को हमने क्रॉस किया, गुजरे उनसे, तो यह पूरा तंत्र का इस प्रोसेस का पाथ कहलाता है, पथ कहलाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसेस होते हैं 7th टाइप के प्रोसेसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल का मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम रिवर्सिबल, जैसा कि इसका शब्द बता रहा है, रिवर्स, ऐसे प्रोसेसेस जो उल्टे भी हो जाते हैं यानी उल्टी दिशा में भी संपन्न हो जाते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस वे प्रोसेस जो कि उल्टे नहीं हो सकते, इर यानी नहीं, रिवर्सिबल नहीं हो सकते, जो कि रिवर्स दिशा में पॉसिबल नहीं हो सकते, है ना, जो कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं, जिनको कि हम उल्टा नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नेचर के प्रोसेसेस हैं, प्रकृति के प्रक्रम हैं, वो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। जैसे हमने कॉफ़ी बना ली, कॉफ़ी का टेम्परेचर बनाया तो उस टाइम कितना था, हॉट थी यानी गर्म था टेम्परेचर, है ना, गर्म था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम था। ठीक है, अब हमने इसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, एटमॉस्फेयर में खुले पात्र में रख दिया। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होते होते एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर के बराबर आ गया, है ना। तो यह एक स्वतः प्रक्रिया हुई, यह अपने आप हुआ कि इसका टेम्परेचर अपने आप ठंडा हो गया। हमने ठंडा नहीं किया, हमने इसमें बर्फ़ नहीं डाली या कुछ और ऐसा कार्य नहीं किया जिससे ये ठंडा हो जाए, परंतु हमने इसको रख दिया। रखने से इसका टेम्परेचर
रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया, अर्थात इसका ताप गिर गया। ठीक है, तो किसी भी तंत्र का, किसी भी हॉट चीज़ का, गर्म चीज़ का, गर्म ऑब्जेक्ट का ताप रूम टेम्परेचर पे आ जाना, यानी कमरे के ताप पर अटेन हो जाना, आ जाना, प्राप्त कर लेना, क्या कहलाता है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक स्वतः प्रक्रिया है। इसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर ऐसा उल्टा कभी नहीं होगा कि हमने कॉफ़ी को रख दिया रूम टेम्परेचर पे और अपने आप इसका टेम्परेचर बढ़ जाए और ये हॉट कॉफ़ी में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि ये सराउंडिंग से हीट ले ले और वापस वार्म अप हो जाए, यानी गर्म हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस वे प्रोसेस जो कि अपनी उल्टी दिशा में संपन्न नहीं हो सकते। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल, हमने देखा कि ये जो मेटल के ब्लॉक्स हैं, ये मेटल के ब्लॉक्स को अगर हम गर्म करें तो गर्म करेंगे तो हीट मिलेगी तो ये मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होके मोल्टन, इन्होंने मोल्टन मेटल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ ये ब्लॉक्स थे और ये पिघला हुआ मेटल है। ठीक है, तो अब पिघले हुए मेटल को फिर से हम ठंडा करेंगे और विभिन्न सांचों में अगर डाल देंगे तो ये वापस से ब्लॉक बन जाएंगे। अर्थात ये प्रोसेस क्या हुआ? एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ कि हमने इसको गर्म किया तो ये मेल्ट हो गया और मेल्ट को मोल्टन, लिक्विड मोल्टन मेटल को हमने ठंडा किया तो ये वापस ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोसेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वापस से संभव करवा सकते हैं, तो वे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए क्या निशान हम काम में लेते हैं? बोथ मतलब जो हेड्स हैं वो 2 होते हैं, इनमें दोनों तरफ प्रक्रम संपन्न हो सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे हमने एग लिया है ना, एग लिया और एग को तोड़ दिया तो अब वो टूटा हुआ एग जो है वो वापस से कंप्लीट एग में चेंज नहीं हो सकता। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के और कई भी उदाहरण हैं, जैसे जलप्रपात से जल का नीचे की तरफ गिरना, ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूध से दही का जमना, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दही से वापस दूध नहीं बनेगा, है ना, दही से दूध नहीं बनेगा, यानी कि कैसा प्रक्रम हो गया? अनुत्क्रमणीय, यानी कि अपोजिट दिशा में नहीं वापस संभव होने वाला प्रक्रम हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे, जो एक मेटल की रॉड है और उसको एक तरफ से गर्म कर दिया जाए और गर्म करने के बाद छोड़ देंगे तो धीरे धीरे पूरी रॉड का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी हीट फ्लो होगी गर्म एंड से ठंडे एंड की तरफ, यानी कूल एंड की तरफ, है ना, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हीट का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डबल हेडेड एरो का हम यूज़ में लेते हैं, डबल हेडेड तीर का, है ना, दोनों तरफ जो हेड है वो उस तीर का हम काम में लेते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम सिंगल हेडेड एरो का ही काम में लेते हैं, अर्थात वे प्रक्रम केवल एक ही दिशा में संपन्न होते हैं और ये प्रक्रम दोनों ही दिशाओं में संपन्न हो सकते हैं। तो ये हो गया रिवर्सिबल एवं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और आगे हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर में हमने गैस भर दी और यहाँ गैस भर दी और यहाँ वैक्यूम रख दिया, यानी कि यहाँ निर्वात रख दिया, है ना, और यहाँ मूवेबल पिस्टन यानी कि जो पिस्टन हाँ मूव कर सकता है ना, चल सकता है इधर से उधर, है ना, पिस्टन लगा दिया, गैस भर दी, यहाँ गैस है और यहाँ निर्वात है, तो क्या होगा? अपने आप ही गैस अपना दाब के कारण इस पिस्टन को मूव करेगी और मूव करते हुए निर्वात की ओर प्रसार गैस का अपने आप हो जाएगा, यानी गैस का निर्वात में प्रसार जो होता है वह एक स्वतः प्रक्रम है, रिवर्सिबल स्वतः प्रक्रम है। परंतु अब यदि स्वतः प्रक्रम है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो गया, गैस का प्रसारण हो गया, परंतु अब ये गैस वापस अपनी स्टेट में
इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकती जब तक कि हम इस पर कोई कार्य ना करें या कोई दाब ना लगाएं। जब हम इस पर कोई दाब लगाएंगे तो ये पिस्टन फिर से मूव हो जाएगा और हम वापस इनिशियल स्टेज में आ जाएंगे, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, परंतु ऐसा किस कारण होगा? जब तक हम इस पर कोई वर्क नहीं करें, कोई कार्य नहीं करें या कोई अपोजिंग प्रेशर नहीं लगाएं, तब तक यह जो पिस्टन है या गैस है वो कंप्रेस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के प्रोसेसेस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कहलाते हैं कि वे प्रक्रम तब तक उल्टी दिशा में संपन्न नहीं हो सकते हैं जब तक कि उन पर कोई कार्य नहीं किया जाए या उन पर कोई बाह्य दाब नहीं लगाया जाए। तो इस प्रकार के प्रक्रम क्या कहलाते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आज हम हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इससे अगला जो है मटेरियल वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।